ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यूरोपियन कंट्रीज के एडवेंट से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम्म। तो देखिए, तो भारत में जो यूरोपियन कंट्रीज का जो या कंपनीज का जो है आगमन है, वो मुगल सत्ता में रहते हुए उनके पूर्व से ही स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो मुगल वंश की स्थापना से पूर्व भी एक यूरोपीय कंपनी है जो भारत में आई थी, और वह थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो मुगलों का जो स्थापना भारत में हुआ है, जो मुगल एम्पायर की स्थापना इंडिया में है, वो कब हुई है? 1526। 1526 में। तो 1526 में जो मुगल की स्थापना जो है हुई है बाबर बाबर के साथ, उससे पूर्व ही जो है 1498 में जो है पुर्तगाल। यूरोपियों का आगमन जो है भारत में हो गया था। तो भारत में आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी इस प्रकार से कौन सी हो जाएगी? तो पुर्तगाली पुर्तगाल। हो जाएगी, ठीक है। हम्म। और सबसे अंतिम में भारत से जाने वाली यूरोपीय कंपनी भी पुर्तगाली ही है। तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाली यूरोपीय कंपनी जो है, लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका हो जाएगा? पोर्टुगीज का हो जाएगा, ठीक है। तो 15वीं शताब्दी में यूरोप महादेश में दो देश ऐसे थे जो भौगोलिक खोज डिस्कवरीज में जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। और वो देश कौन से थे? स्पेन और पुर्तगाल। ठीक है, तो स्पेन एंड पोर्टुगल जो है ऐसे दो कंट्रीज थे जो ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज में लीडर्स थे, ठीक है। तो एक ऐसा ही एक पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था बार्थोलोमो डियाज, ठीक है। बार्थोलोमो डियाज का नाम आता है। यह क्या करता है? बार्थोलोमो डियाज ये क्या करता है? 1487 में खोज करता है किस चीज की? केप ऑफ गुड होप ये की, केप ऑफ गुड होप का। ठीक है। कहाँ पर है ये केप ऑफ गुड होप? ये साउथ अफ्रीका। दक्षिण साउथ अफ्रीका में। अफ्रीका हाँ, तो साउथ अफ्रीका का जो लास्ट वाला पोर्शन है वहां पे उसका खोज ये करता है, ठीक है। और दूसरा नाम जो इम्पोर्टेंट यात्री का आता है उसका नाम है कोलंबस, वास्को डी गामा। वास्को डी ठीक है। गामा। पहले कोलंबस की बात कर लेते हैं। ये 1492 में किसका खोज करता है? अमेरिका। अमेरिका का अमेरिका का, खोज किया था। अमेरिका का खोज करता है, ठीक है। और इसको एक नाम देता है, इसको नई दुनिया कहकर पुकारता है, ठीक है, न्यू वर्ल्ड, ठीक है, कहकर पुकारा। और वहां के लोगों को रेड इंडियन कहा, रेड इंडिया। ठीक है। अब अगला नाम हम जो देखते हैं वो नाम आ जाता है पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का, ठीक है। यह जो है एक गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मुनीद की सहायता से जो है 1498 में भारत पहुंचता है, ठीक है। यह भारत के लिए समुद्री मार्ग के खोजने में जो है सफलता प्राप्त करता है। कोशिश तो बहुत लोग किया था इससे पहले भी, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया, तो उसका नाम जो है वास्को डी गामा। वास्को डिगामा हो जाएगा। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज, याद रखना है कि समुद्री मार्ग की खोज ये करता है, भारत का खोज नहीं करता है, ठीक है। तो सर्वप्रथम जब ये भारत आया था तो कहां पर आया था? केरल। केरल के मालाबार तट पे आया था, है ना? ठीक है, कालीकट तट पे। ठीक है। हाँ, कालीकट तट कह लीजिए, जो मालाबार कोस्ट है उसके तहत ये आता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट भी हो जाएगा ये, अगर घाट के शब्द में पूछे तो। राज्य के शब्द में पूछे तो केरला हो जाएगा, केरल, है ना। और उस समय वहां के राजा थे जमोरिन, जमोरी।
ठीक है। तो जी। जमोरिन राजा थे उस समय केरल के। जब ये आते हैं तो ऐसा कौन सा वर्ग है जो पुर्तगालियों के भारत आगमन का विरोध करता है? अरबी। बिल्कुल सही है। आगमन का विरोध करते हैं अरबी लोग, ठीक है। क्यों करते हैं विरोध? क्योंकि इससे क्योंकि वो पहले क्योंकि व्यापार मतलब नहीं हो रहा व्यापार था। नहीं, वो क्योंकि पहले से ही हाँ, कर रहे थे व्यापार क्या? पर जो है उस समय जो लीडर मेन जो थे व्यापार करते थे उस क्षेत्र में, उसमें अरबों का जो है एक क्या कहते हैं उसको, आधिपत्य था, ठीक है। मोनोपोली टाइप का था उस समय, ठीक है। लेकिन जब ये आ जाएंगे तो कंपटीशन मिलेगा, तो अपना कंपटीशन को इजी एक्सेस कौन देना चाहता है? कोशिश करेगा रोकने का। तो ये कोशिश करने का मतलब कोशिश किया कि भाई उसका विरोध करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो भारत में जो आया वो प्रथम वास्को डिगामा हो गया, 1498 में आया। उसके बाद जो दूसरा पुर्तगाली भारत आता है उसमें आता है नाम किसका? अल्ब्रेज कैब्राल का नाम आता है, ठीक है। 1500 ईस्वी में अल्ब्रेज कैब्राल भारत आता है, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि इसने ब्राजील की खोज की है, ठीक है। वास्को डिगामा जो 1498 में आया था, तो जो भारत से लौट रहा था तो उसने भारत से क्या किया, कुछ मसाला खरीदा और उस मसाला को ले जाकर पुर्तगाल में जाकर उसको बाजार में जब बेचा तो उसको 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, जिस कारण से पुर्तगालियों के बीच में जो है इसका पॉपुलैरिटी बढ़ गया और उन लोगों ने लक्ष्य बना लिया कि भाई वहां से मसाला लाकर यहाँ से बेचने पर काफी फायदा है। तो उसने मसालों के व्यापार का एक लक्ष्य बनाया कि भारत के साथ मसालों का व्यापार करेंगे, ठीक है। हम्म। मसालों का व्यापार, ठीक है। तो मसालों का व्यापार की बात आती है और इसमें 60 गुना जो है मुनाफा जो है सबसे पहले किसको हुआ था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा को हुआ था, ठीक है। अब जो यहाँ व्यापार चल रहा था और उन लोग देख किस लिया कि यहाँ पे किस चीज व्यापार किस करना चीज है, में तो इस ट्रेड कर व्यापार रहे थे? पर तो व्यापार थोड़ा ये देख लीजिए ना, किस चीज में ट्रेड कर रहे थे तो 60% का उसको जो है मुनाफा ज्यादा मसालों का हुआ था? व्यापार काली है। मिर्च था, काली मिर्च। काली मिर्च हो गया, मेनली यही था, ठीक है। अब अच्छा देखिए, तो जब यहाँ व्यापार स्थापित हो गया तो यहाँ पर व्यापार को कंट्रोल करने के लिए कंपनी लोग जनरली क्या करते थे, एक गवर्नर नियुक्त करते थे, ठीक है। तो 1505 में पुर्तगाली गवर्नर या वायसराय का पद लाया गया और प्रथम पुर्तगाली वायसराय की बात करें तो किसको बनाया गया था? अल्मीडा को। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जो है हम्म। प्रथम गवर्नर बनाकर 1505 ईस्वी में भेजा गया, ठीक है। और ये 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक जो है इस पद पर रहा, ठीक है। ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो समुद्र पर कब्जा करने के लिए एक नीति चलाया जिसको जो है ब्लू वाटर पॉलिसी या नीला जल की नीति कहा जाता है। हम्म। नीला जल की नीति, ठीक है, कहा जाता है। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी को इसने फॉलो किया, ठीक है। और इसी नीति के तहत पुर्तगाली जो थे समुद्र पर अपना कब्जा कर लेते हैं और अपने आप को समुद्र का स्वामी कहने लगते हैं, ठीक है। और अंत में इसके बाद जो आता है इस पॉलिसी का जो है अंत कर देता है अगला वायसराय जो आता है, अल्बुकर्क जो है वो कर देता है। अल्बुकर्क पूछा जाता है क्वेश्चन कि शुरू किसने किया और अंत किसने किया, तो अल्बुकर्क ने इसका अंत किया, ठीक है। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल बादशाह के समय पुर्तगालियों का मुगलों के साथ संबंध स्थापित हुआ? तो अकबर के समय में ही जो है मुगलों के साथ इसका संबंध स्थापित हुआ। ये मुगल थे समुद्र में व्यापार करने के लिए एक व्यवस्था चलाते थे, एक सिस्टम चलाते थे जिसको कार्टेज व्यवस्था कहा जाता था। पुर्तगाली चलाते थे ना? हाँ, पुर्तगाली चलाते थे। तो पुर्तगाली जो थे चूंकि समुद्र पे कब्जा कर रखे थे तो समुद्र के मार्ग से जो भी व्यापार करना है तो उस पर ये लोग टैक्स लेते थे, ठीक है। तो पुर्तगाल व्यवस्था चलाते थे। तो मुगल बादशाह जो अकबर थे वो भी अरब सागर में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदे थे, ठीक है। तो यहां तक कि क्या था कि अकबर ने भी जो है कार्टेज खरीदा था।
इसको पैसा नहीं दिया गया था, बस ये बोल दिया था कि नौसेना में जो है ना जाइएगा तो आपको तो पहचानता नहीं है, तो कम से कम हाँ ये जो एक प्रमाण पत्र होता है वो ले लीजिए। पैसा वैसा नहीं दिया था इसे। ठीक है। अच्छा, तो पहला हमने देख लिया, पहला गवर्नर कौन बना? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये ठीक है, दूसरा कौन सा आया? अल्मीडा, अल्बुकर्क आया। ठीक है, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है, अल्बुकर्क, ये स्पेलिंग है अंग्रेजी में। ये 1509 से लेके 15 तक इस पद पर रहा। ठीक है, और इसको जो है रियल फाउंडर माना जाता है पोर्टुगीज रूल ऑफ इंडिया का। तो भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है किसको? अल्बुकर्क को। ठीक है, अल्फांसो इस डी अल्बुकर्क को। हाँ, ये जो है 1510 में क्या करता है कि बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से क्या करता है, गोवा छीन लेता है। ठीक है, गोवा पर कब्जा कर लेता है। ठीक है, गोवा कैप्चर्ड। ठीक है, किससे? यूसुफ आदिल शाह से। यूसुफ आदिल का। इससे गोवा छीन लेता है। ठीक है, और ये क्या करता है, एक पॉलिसी चलाता है कि पुर्तगाली मेन को जो है एनकरेज करता है कि आप इंडियन वुमन से शादी कीजिए। ठीक है, कोई बताएंगे क्यों प्रोत्साहित करता था? क्या रीजन रहा होगा इसका? अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, ठीक है, मतलब अपना विस्तार पॉपुलेशन करने के बढ़ाने लिए। के लिए। ठीक है, और इसी अल्बुकर्क को जो है, इसको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी कहा जाता है। राजा राम मोहन का पूर्वगामी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कोई बताएंगे? सती प्रथा का अंत किया था ये अपने हाँ, क्षेत्रों में क्योंकि जहाँ पे जो रहता था। पुर्तगालियों के द्वारा जो शासित भारतीय क्षेत्र था, वहां पे इन्होंने क्या किया था कि सती प्रथा का अंत कर दिया था, बैन कर दिया था। ठीक है, ठीक है, इन्होंने जो है गोवा, दमन और दीव में, दीव का स्पेलिंग क्या होगा, जो भी होगा हिंदी में लिखते हैं, दीव और दादर एवं नगर हवेली में जो है इन सब जगहों को कोलोनाइज करने का काम किया। ठीक है, इनको जो है अपने पोर्टुगीज रूल में ले लिया। ठीक है, पुर्तगालियों ने मध्य अमेरिका से जो है आलू, तंबाकू, मक्का ये सब लेकर भारत आए। ठीक है, क्या क्या लेके आए? आलू, आलू, तंबाकू, तंबाकू, मक्का। फल फल वाला ही बता दीजिए सानू मैम, कौन सा क्वेश्चन आया था यूपीएससी में? फल मक्का, कितने सारे फल दे रहा था? पपीता था, अमरूद था, और एक पपीता, टमाटर भी था क्या? अनानास। अनानास टमाटर भी। अनानास। अनानास था। और अनानास कुछ भी था, लेकर के आया, ये अगर सब लिस्ट लेके देख आते सके हैं। तो देख लीजिए। और कुछ भी लेकर के आया, लिस्ट अगर देख सके कहीं से तो देख लीजिए। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इन चीजों का पुर्तगालों से भारत आगमन होने पर ही इन सब जो है चीजों का, फसलों का जो भारत में खेती होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, पुर्तगाली ही थे जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस और जहाज निर्माण के कला का विकास करते हैं। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस और शिप बिल्डिंग का विकास जो है भारत में करते हैं। ठीक है, ठीक है, वास्को डी गामा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये कब आता है? 1498 में। ठीक है, लेकिन ये पहली बार तो 1498 में था, लेकिन ये आखिरी बार नहीं था। इसके बाद और कितनी बार ये भारत आता है? 2 बार और। ये टोटल 3 बार आया था। टोटल 3 बार एक आता है। पहली बार 1498, 1498 एक में, 1502 और 1524 में। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है हिंद महासागर में, ठीक है, फारस की खाड़ी में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो है अपना मेन अड्डा बनाते थे। तो हिंद महासागर में भी थे, फारस की खाड़ी में भी थे और हॉर्मुज में भी थे। ठीक है, इनको जो है पूछा जाता है क्वेश्चन कि पुर्तगालियों को किसने हुगली से खदेड़ने का काम किया, इसका श्रेय किसको जाता है? शाहजहां। ठीक है, हुगली से किसने खदेड़ दिया, क्वेश्चन पूछेगा, खदेड़ने का श्रेय किसको जाता है?
क्या नाम बताया मैडम? शाहजहां को शाहजहां को जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है। आजादी के बाद भी जो है, हालांकि इंडिया में जो है पोर्टुगीज बने हुए थे, भारतीय सेना ने किस अधिनियम के तहत, सॉरी किस ऑपरेशन के तहत इनको हटाया था, कब हटाया था? तो 1961 ऑपरेशन में विजय। ऑपरेशन विजय के तहत जो है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया था। ठीक है। और जब मुक्त करवाया था उस समय गोवा का गवर्नर कौन था? तो एंटोनियो डी सिल्वा का नाम आता है। एंटोनियो सिल्वा का नाम आता है। ठीक है। 12वां संविधान संशोधन अधिनियम, 12वां संविधान संशोधन 1962 के तहत गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। तो 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत इनको एक यूटी का दर्जा दिया गया, और बाद में चलकर 56th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत इसको स्टेट का दर्जा दिया गया। ठीक है। वर्तमान में जो है गोवा क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबको पता होगा। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि हर कंपनी को, जैसे हम ब्रिटिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी पढ़ते हैं, तो जो पोर्टुगीज कंपनी थी, इस कंपनी का नाम क्या था? रजिस्टर्ड कंपनी किस नाम से थी? Estado da India. इस्तादो दी इंडिया। ठीक है। इस नाम से ये लोग रजिस्टर्ड थे। ठीक है। तो हमने जो है पढ़ लिया। अभी 1498 में पर्टिकुलरली डेट की बात कर ले तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा आते हैं। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं। ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ब्लू वाटर पॉलिसी फॉलो करते हैं, इनको राजा ठीक है। 1509 में फिर आते हैं अल्बुकर्क आते हैं। ठीक है। और जो है ये 1510 में आते आते गोवा छीन लेते हैं आदिल शाह से। इनको पोर्टुगीज साम्राज्य का रियल संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। ठीक है। ये क्या करते हैं कि 1511 में मलक्का पर भी कब्जा कर लेते हैं, 1515 में हॉर्मुज पे भी कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। तो कुछ डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि भारत में समुद्री मार्ग की खोज कौन करता है? वास्को डी गामा। Vasco da अमेरिका Gama. अमेरिका की खोज जो है, मार्ग की खोज कौन करते हैं? कोलंबस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की कौन करते हैं, कोई बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया की खोज करने में कैप्टन कुक का नाम आता है, ये ब्रिटेन के थे। और न्यूजीलैंड की खोज करने में किसका नाम आता है? तो हॉलैंड के तस्मान का नाम आता है। ठीक है। क्या नाम भारत हॉलैंड में वाले जो है का? तस्मान। तस्मान, TASMAN, तस्मान। ठीक है। अगर हम भारत में कंपनियों के आगमन का सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं 1498 में। उसके बाद कौन आता है? डच आते हैं। कब आते हैं? डच आता है। हाँ, डच 1595 में। 1605 में आता है। और डच 1595। ठीक है। इंग्लिश 1600 में आ जाते हैं। ठीक है। फिर आते डच हैं का जो डेन्स। है डच वाला जो था वो जो बना हुआ था 1602 में कंपनी बना था, और जो आया हुआ था वो 1605 में आया हुआ है। तो इंग्लिश डच से की बाद, बात करें डच इंग्लिश के बाद आया है क्या? 1600 में क्योंकि इंग्लिश तो आ देखिए गए थे ना इंडिया में। 1600 में नहीं 1600 में कंपनी बना है। इंग्लिश वाला जो बोल रहा है वो कंपनी बना है, लेकिन आने में उसको 1608 लग गया था। बट ये लास्ट में बनाया है, डच बनाया है 1602 में, लेकिन आने में जो है ना अंग्रेज से पहले आ गया था 1605 में ही। मैम सही बोल रही है। ये कंपनी के फॉर्मेशन का ईयर है। 1602 जो है ना, इसका 1602 बता रहा है कंपनी स्थापित की गई थी, और आई भारत में 1605 में, ये बता रहा है। ठीक है, रुकिए डच को पहली देखते फैक्ट्री हैं, आंध्र प्रदेश के एक एक करके ही मछलीपट्टनम देखते हैं। में। ठीक है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। ठीक है। बताइएगा कि डच जो है कौन से देश के वासियों को कहा जाता है? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को ना। ठीक है। नीदरलैंड या हॉलैंड को के वासी को जो है कहा जाता है डच कहा जाता है। ठीक है। इंडिया आने वाले प्रथम डच यात्री कौन थे? Daniel Downman. ठीक है। हाँ, कार्नेलियन हाउटमैन नाम था। ठीक है। कार्नेलियन हाउटमैन जो है प्रथम डच यात्री थे। ठीक है। और ये
जो हम नोट्स पढ़ रहे हैं उसमें दिया हुआ है मैडम 1596 में जो है भारत यात्रा पर वो आते सर हैं। ऐसे ही आया था, वो ऐसे ही यात्रा पे आया था, ठीक है, वो सही है आपका। लेकिन कंपनी ठीक है। जब कहेगा तो बना था 1602 हाँ में आया था ठीक 5। है। कंपनी की जो स्थापना की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना 1602 में हुई। ठीक है। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था वेरिंग दी ओस्ते इंडसे कंपनी। ठीक है। तो इस नाम से कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है। और इस कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना जो है, जो आप बोल रहे थे, प्रथम आंध्र प्रदेश के व्यापारिक मसूलीपट्टनम में खोला था। कारखाना, ठीक है, 1605 में मसूलीपट्टनम में खोला। ठीक है। और आगे चलकर जो है इन्होंने अपना जो मुख्यालय है वो कहाँ बनाया, हेडक्वार्टर, ये बनाया नागपट्टनम में। ठीक है। ये लोग जो है भारत में व्यापार कम और ज्यादा जो है इंडोनेशिया के साथ जो है ये व्यापार करने का काम करते, ये मेनली इंडोनेशिया नागपट्टनम के साथ कहाँ काम पड़ता है करते सर? ज्यादा। हाँ जी, ये जो क्या बोले हैं? नागपट्टनम है ये कौन से एरिया में पड़ता है नागपट्टनम? वो नहीं पता है, एक बार सर्च कर लीजिए। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु होगा नागपट्टनम। तमिलनाडु में। अभी इसका नाम कुछ और होगा। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है। ठीक है, अभी वही है। और मेनली जो है भारत के जो है पूर्वी तट पे अपना जो है जो कारखाना खोलकर वहां पर ये लोग पूर्वी तट के थ्रू व्यापार करते थे। ठीक है। सूती वस्त्र को मेनली ये लोग क्या करते थे, निर्यात करते हैं। और सूती वस्त्र को निर्यात करने का जो है, निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय भी जो है डचों को ही जाता है। ठीक है। भारत में जो है डचों का पतन मेनली बेदरा के युद्ध से होता है। ठीक है। बेदरा का युद्ध या बेदरा का युद्ध जो है होता है। और इस युद्ध से जो है डचों का पतन भारत में स्टार्ट हो जाता है। यह युद्ध जो है 1759 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, जिसमें डचों की हार हो जाती है। ठीक है। EIC वर्सेस डच ईस्ट इंडिया कंपनी में होता है और इसकी जो है हार हो जाती है। और इसी हार के बाद जो है इनका पतन भारत में स्टार्ट हो जाता है। वैसे भी भारत से ज्यादा वो क्या कहते हैं, वो इंडोनेशिया दक्षिण में, पूर्वी क्षेत्र में, हाँ, इंडोनेशिया वाले में ज्यादा इंटरेस्टेड था ये। इंडोनेशिया से ज्यादा करते थे, वो लिख दिए हैं। ठीक है, ज्यादा व्यापार करते थे। ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर सल जो है 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ठीक है। और इस कंपनी की स्थापना जो है जिस नाम से होती है वो नाम इंपॉर्टेंट है। वो नाम क्या हो जाता है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ठीक है। गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ठीक है। इस नाम से कंपनी की स्थापना होती है। और जो स्थापना होती है उस समय ब्रिटिश की महारानी कौन थी, ब्रिटिश महारानी कौन थी, ये एलिजाबेथ प्रथम थी। ठीक है। और इनिशियली इनको 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन फिर 1609 में जो ब्रिटिश के सम्राट जेम्स प्रथम है, कंपनी को जो है अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान कर देते हैं। ठीक है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में जो है मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। ठीक है। जब स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर हुआ करते थे। वहीं जो जहांगीर के समय जो है भारत में व्यापार करना शुरू किया। ठीक है। तो जब स्थापना हुई उस समय बादशाह अकबर थे और जब व्यापार शुरू हुआ तो उस समय जहांगीर के समय में जो है मुगलों का भारत में व्यापार शुरू हुआ। ठीक है। ब्रिटिश कंपनी और मुगलों के बीच अगर बात संघर्ष के शुरुआत की करें, व्यापार की शुरुआत में जहांगीर का नाम आ गया। अगर संघर्ष की शुरुआत की बात हुई तो उसमें औरंगजेब का नाम आता है। ठीक है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले व्यापार करने का अधिकार जो है लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। ठीक है। लेकिन लिवेंट कंपनी को
स्थल मार्ग से व्यापार करने का जो है अधिकार प्रदान किया गया था, और वो 1592-93 के आसपास जो है स्थल मार्ग से व्यापार कर रहे थे। ठीक है, लिवेंट कंपनी 1592-93 के आसपास ये अपना व्यापार कर रहे थे। ठीक है, अगर देखा जाए तो जितने भी यूरोपीय कंपनी थे उन सब में सबसे सफल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही हुई, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी था। ठीक है, जैसे फ्रेंच की बात आप देखिएगा तो पूर्णतः जो क्या था कि वहां का वो फ्रेंच कंपनी का देखिएगा तो वो पूर्णतः जो है वो सरकारी कंपनी थी। ठीक है, लेकिन ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी। इस कंपनी में टोटल जो है 217 पार्टनर्स थे। ठीक है, और इस कंपनी का प्रथम गवर्नर जो था टॉमस स्मिथ था। फर्स्ट गवर्नर टॉमस स्मिथ था, कंपनी का बात कर रहे हैं। ठीक है, और भारत आने वाला फर्स्ट ब्रिटिश कौन था? भारत आने वाला फर्स्ट ब्रिटिश कौन था? तो रॉल्फ फिच का नाम आता है। और फिच, हाँ। टॉमस मुनरो बाद में आएगा ना इसके, जहांगीर टॉमस के टाइम में। मुनरो, हॉकिंस का नाम आता है सर। टॉमस मुनरो कहाँ जा रहा है? टॉमस स्मिथ है कौन? अच्छा, ठीक है, लिखे नहीं। 16 में आता है ना टॉमस रो है वो तीसरी, 1615 में आता है टॉमस रो, जो इसको अधिकार रो, प्राप्त होता है उसके बारे में सही बोल। ठीक है, जो तो चश्मा देता है, गिफ्ट करता है जहांगीर को, इम्प्रेस करता है चश्मा दे। टॉमस रो ठीक है, है, पहला रॉल्फ फिंच, 1615 में हाँ आता है। जो पहला फिंच ठीक है, आया था पहले, सबसे उसके पहले जी। उसके बाद जो है जो जेम्स प्रथम राजा है, इसका राजदूत बनकर आता है कैप्टन कैप्टन हॉकिंस। हॉकिंस। हॉकिंस ठीक आया है था 9 में ना, हॉकिंस 9 में। जी, ये 1509 में आता है। ठीक है, और यह आगरा के दरबार में उपस्थित होता है। ठीक है, हॉकिंस जो है वो आता है और बादशाह को जो है प्रसन्न करने के लिए फारसी में बात करता है। फारसी भाषा मुगलों की राजकीय भाषा थी। ठीक है, और हुआ भी यही, जहांगीर खूब खुश हुआ, और खुश इतना हुआ कि उसको इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान कर देते हैं। ठीक है, इंग्लिश की खान की उपाधि तो दे देते हैं, लेकिन व्यापारिक छूट वगैरह नहीं देते। ठीक है, तो 1509 में जो कैप्टन हॉकिंस आता है वो बस इंग्लिश खान की उपाधि प्राप्त करके ही चला जाता है। ठीक है, फिर इसका राजा, कहीं तुर्की भी देता है, तो ये फारसी और तुर्की में से दोनों में संवाद किया था, कहीं कहीं तुर्की भी देता है। अच्छा मेरे नोट्स में फारसी है, खैर ठीक है। तो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के ही राजदूत बनकर 1615 में आते हैं सर टॉमस रो। ठीक है, और ये जो है व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हो जाता है। छूट प्राप्त करने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। ठीक है, देखिए इसी क्रम में एक युद्ध होता है। इस युद्ध को जो है याद रखिएगा, इसको कहते हैं स्वाली का युद्ध। ट्रॉली का युद्ध तो 12 वाले में हुआ था ना, 1612 में ना। हाँ, 1612 में हुआ था। तो यह युद्ध जो है गुजरात के सूरत नामक शहर में 29 और 30 नवंबर को 1612 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों की जीत होती है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये क्या करते हैं, नवंबर 1612 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी से एक युद्ध करते हैं, जिसमें जो है डचों को हरा देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विक्टोरियस हो जाती है। ठीक है, अच्छा अच्छा ये बताइएगा। बताइए सर, सर ये बताइए, ये जो जैसे कि ये हॉकिंस आया था, तो जो हॉकिंस आया था तो वो जो जहांगीर था उससे ना बस सूरत में ही मतलब फैक्ट्री के लिए क्या कहते हैं वो मांगा था, जो उसको मिला था, हाँ, आदेश मिला प्रमुख था सिर्फ सूरत के लिए। और ये जब आया था ना टॉमस को, तो उसको मतलब क्षेत्र में, जो भारतीय मतलब पूरे क्षेत्र में ये कर सकता है, यही है ना। किसका बताया? सूरत, सूरत में किसको मिला था? जो सूरत में आया था ना कैप्टन हॉकिंस, जो 1613 में जो हुआ था ना सूरत में पहला फैक्ट्री, तो वो उसको बस सूरत में अधिकार मिला था हॉकिंस को।
और जब ये आया था ना जेम्स, क्या था जेम्स वाला प्रथम, हाँ, तो जेम्स उसको जो जेम्स है ना, प्रथम का हाँ दोनों दोनों उसी तो का राजदूत उसको था। मतलब, प्रथम हॉकिंस आया था और दूसरा जो है थॉमस रो आया था। जी हाँ, तो इसका यही हम बताना चाहते हैं कि इसको जो आया था तो उसको बस सूरत में मिला था, और टॉमस रो को जो है ना पूरे मतलब भारत में व्यापार करने का ये अधिकार मिल गया था। ये हम बोलना चाह रहे थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि मुंबई के बारे में बताइएगा थोड़ा। ये कौन से द्वीप पर स्थित है? सालसेट, सालसेट। सल्फेट। सालसेट द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और यह जो द्वीप है सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, ठीक है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? अंगियार ने किया था। सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है, ठीक है। और इसकी स्थापना करते हैं गेराल्ड अंगियार, ठीक है। गेराल्ड अंगियार, ठीक है। 1661 में जो है इसको जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ होता है। और इस विवाह के उपरांत जो है चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगालियों को दहेज के रूप में जो है मुंबई दे दिया, ठीक है। और चार्ल्स द्वितीय क्या करता है कि 1665 में 10 पाउंड वार्षिक किराया पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है, ये पहले जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई देते दे हैं, देता है। हाँ, चार्ल्स द्वितीय को एज डाउरी, ठीक है। और चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे देते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं ये 10 पाउंड ईयरली पे, ठीक है। बताइए 10 पाउंड लेके भी क्या करता होगा ये लोग, ठीक है। अच्छा कलकत्ता के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है बंगाल का, इसके बारे में हम बता रहे हैं, बंगाल का सूबेदार था अजीम उस शान, ठीक है। बंगाल का नवाब एक था अजीम उस शान। ये क्या करता है कि 1690 में मात्र 1200 रुपया वार्षिक में 3 गांव जो है दे देता है ब्रिटिश को, ठीक है। अंग्रेजों को देता है। वो 3 गांव कौन कौन से थे? सूतानाती, कालीकाता, कालीकट और गोविंदपुर। कालीकाता और कालीकाटा और 3 गोविंदपुर, ठीक है। ये 3 गांव जो है क्या करता है, ये अजीम उस्सान दे देता है अंग्रेजों को, ठीक है। आगे चलकर जॉब चार्नक नाम का एक अंग्रेज था, वो क्या करता है उन तीनों गांव को मिलाकर कलकत्ता नामक शहर का स्थापना कर देता है, ठीक है। इस तीनों को मिलाकर क्या करता है, कलकत्ता बना देता है, ठीक है। और इसका किसका नाम आता है, जॉब चार्नॉक का, ठीक है। तो जॉब चार्नक नाम का अंग्रेज क्या करता है, कलकत्ता शहर का स्थापना करता है 3 गांवों को मिलाकर, ठीक है। यह शहर अंग्रेजों का प्रथम प्रेसिडेंसी नगर बनता है, ठीक है। ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो 1774 से लेके 1911 तक भारत की राजधानी कलकत्ता बनी रही, ठीक है। तो यही कलकत्ता जो है, क्या हो गया, क्या हो गया? तो यही कलकत्ता जो है 1774 से लेके 1911 तक जो है भारत की राजधानी बनी रही, ठीक है। पता होगा आगे चलकर 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार होता है, जिसमें घोषणा किया गया था कि राजधानी कलकत्ता से जो है दिल्ली को बनाया जाएगा। और 1 अप्रैल 1912 को जो है इस प्रकार से भारत की राजधानी दिल्ली बनती है। और तब से लेकर आज तक दिल्ली राजधानी है ही, ठीक है। दिल्ली दरबार की बात आएगी तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दिल्ली दरबार कब कब हुआ, तो एक बार दिल्ली दरबार भी देख ले क्या। तो दिल्ली दरबार अभी तक कुल मिलाकर 3 हुए हैं, ठीक है। प्रथम कब हुआ था? 1877। 1877 में, ठीक है। द्वितीय कब हुआ था? 1903। तृतीय 1903 में, ठीक है। और तृतीय 1911। 1911, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो समय था ना 18वीं शताब्दी वाला, 1700 से लेके 1800 तक, ठीक है, उस समय बंगाल जो है बहुत ज्यादा ही प्रोस्परस था।
ठीक है। और ये इतना आगे चल के हम स्वायत्त राज्य पढ़ेंगे, उसमें हम बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। उस समय बंगाल को जो है भारत का स्वर्ग कहा जाता था। ठीक है। थोड़ा सा बात हम कर लेते हैं मद्रास का। ठीक है, इसको आज हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके फाउंडर कौन थे? इसका संस्थापक माना जाता है, चंद्रगिरी। हाँ जी, इसका फाउंडर माना जाता है फ्रांसिस डेको। फ्रांसिस डे। ठीक है। ये जो है चंद्रगिरी के राजा से 1639 में जो है मद्रास को किराया पर लेते हैं और फिर व्यापार करना शुरू करते हैं। ठीक है। और अंग्रेजों ने मद्रास में जो है किला स्थापित किया था, उसको सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सेंट जॉर्ज। ठीक है। चलिए अब जो है थोड़ा हम देखते हैं व्यापारिक छूट और व्यापारिक कारखाना को। ठीक है। अंग्रेजों ने 1632 में जो है गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से एक गोल्डन फरमान प्राप्त करते हैं। इस फरमान के तहत अंग्रेजों को दक्षिण भारत में जो बड़े स्तर पर व्यापक पैमाने पर व्यापार करने का छूट प्राप्त होता है 1632 में। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होगा वही देखेंगे। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह से जो है गोल्डन फरमान प्राप्त होता है और इनको जो है दक्षिण भारत में व्यापक पैमाने पर व्यापार करने का छूट प्राप्त होता है। ठीक है। फिर 1717 की बात करते हैं। फारूक सियर, ठीक है, यह जो है व्यापक स्तर पर अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान करते हैं, जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या है, कोई बताएंगे मैग्ना कार्टा क्या होता है? ठीक है, ये एक फ्रेंच वर्ड होता है बेसिकली। और इसका सबसे पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इंग्लैंड में जो है इसका प्रथम प्रयोग हुआ था। इंग्लैंड में प्रथम प्रयोग हुआ था आजादी के समय उनके। देखिए, तो ये जो छूट मिला था फारूक सियर से, ठीक है, तो ये छूट लेने के लिए जो अधिकारी लोग गए थे, ब्रिटिश अधिकारी लोग, उनमें जॉन सुरमन का नाम आता है। ठीक है। तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी शिष्टमंडल जो है व्यापारिक छूट लेने के लिए मुगल बादशाह फारूक सियर के दरबार में उपस्थित होते हैं। ठीक है, उनको मिल जाता है। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना जो है, जो मैडम अभी बात कर रही थी, 1608 में, ठीक है, गुजरात के सूरत में खोला। ठीक है, गुजरात के सूरत के अंदर अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोलते हैं, जिसको मुगलों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया, मान्यता नहीं दिया। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, फिर अपना दूसरा कारखाना खोलते हैं आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में। ठीक है। तो ये 1611 में मसूलीपट्टनम में जो है दूसरा कारखाना खोलते हैं, मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना खोलते हैं, और जिसको कर्नाटक सरकार ने जल्द ही जो है रिकॉग्नाइज कर लिया, मान्यता दे दिया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मसूलीपट्टनम में 1611 में जो कारखाना स्थापित होती है, वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री है। ठीक है। अंग्रेज जो है उड़ीसा के 1633 में उड़ीसा में एक कारखाना खोलते हैं बालासोर में। ठीक है। बंगाल में अपना पहला कारखाना ये खोलते हैं 1651 में हुगली में। ठीक है। और बिहार की भी बात कर लेते हैं। तो बिहार में 1620 में बिहार के पटना के आलमगंज में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किए। ठीक है, लेकिन खोल पाए थे? नहीं, क्या हुआ था? उनको वहाँ से परमिशन शायद से नहीं मिला था। ये मेरे भी नोट में नहीं है, बस इतना ही है कि प्रयास किए। ठीक है। 1620 पे है, मतलब मेरे एक दूसरे नोट में है। बिहार चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो पटना का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है। तो 1620 में पटना के आलमगंज में जो है ये कोशिश करते हैं खोलने का। ठीक है।
चलिए थोड़ा बहुत अब हम जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी देख लेते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये क्या था, पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, ठीक है, इन कंट्रास्ट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पूर्णतः प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है। और इस पर जो है पूर्णतः फ्रांसीसी सरकार का नियंत्रण था। जो फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वां, ठीक है, उसी के समय में इनके मंत्री थे कोलबर्ट, कॉलवर्ट। ठीक है। इन्हीं के प्रयास से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इन्होंने जो है अपना प्रथम व्यापारिक कारखाना 1668 में खोलते हैं सूरत में, ठीक है। और जो दूसरा है यह मसूलीपट्टनम में खोलते हैं, ठीक है। इनका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, ठीक है, किसको बनाते हैं, पौंडीचेरी को, ठीक है। और इस शहर की नींव, पौंडीचेरी की नींव फ्रांसिस मार्टिन नाम के व्यक्ति रखते हैं, फ्रेंच रखते हैं, फ्रांसिस मार्टिन, ठीक है। एक फ्रांसीसी फ्रेंच गवर्नर थे जिनका नाम था डुप्ले, ठीक है। इनको जो है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, सब्सिडरी अलायंस का जनक माना जाता है, ठीक है। और इन्होंने ही सब मतलब फ्रेंड में रहता तो वही जाता, बट किए थे स्टार्टिंग में डुप्ले। तो इन्होंने जो है इन्होंने ही सर्वप्रथम भारतीय राजाओं के भू क्षेत्र में हस्तक्षेप करना भी शुरू किया था, ठीक है। बाद में इसका देखा कि भाई तो बढ़िया टैक्टिक्स है, तो ब्रिटिश इसका तो इतना व्यापक से इस्तेमाल किया कि आज तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सीरीज ऑफ वॉर होता है, आप सबको पता है, जिसको कर्नाटिक वॉर्स कहा जाता है, कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो एक एक करके उसके बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे इसका भी नोट्स है, ठीक है। तो अब हर नोट्स बुक को ढूंढना आसान है नहीं, तो अब पहला फर्स्ट कर्नाटिक वॉर के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये जो है 1746 से 48 के बीच में होता है, ठीक है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, यानी कि ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का जो समाप्ति जो है एक संधि के तहत होती है, वो संधि कौन सी है, एक्सलासापेल था क्या, एल सापेल की संधि के तहत वो समाप्त होती है, ठीक है। और उसी संधि के तहत जो है कर्नाटक की जो है कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध है वो भी समाप्त 1748 में हो जाता है, ठीक है। संधि, ठीक है, इससे जो है समाप्त हो जाती है। फिर जो है सेकेंड कर्नाटिक वॉर होती है, ठीक है। अच्छा, जो मान लीजिए, ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन तो उधर चल रहा था, ठीक है। इधर कर्नाटक में आकर युद्ध कैसे छिड़ा, क्या कारण बता। मान लीजिए कि दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो दुश्मनी है ही है, हम लोग कहीं भी है, यहाँ रहे, इंग्लैंड में चले जाए, हम जाके अमेरिका में रह रहे हैं, कोई पाकिस्तानी है बकैती करेगा तो युद्ध होने का संभावना बना ही रहता है, झगड़ा हो जाने का, ठीक है। तो बेसिकली यही हुआ था। यहाँ पे अंग्रेज गवर्नर थे बर्नौट, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लेते हैं, और यही जो उनका फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लेना ही जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बनता है, ठीक है। और प्रथम कर्नाटक वॉर को जो है सेंट थोम का युद्ध जो है भी जाना जाता है, सेंट थोम वॉर के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं द्वितीय पे। ये जो है 1749 से लेके 1754 के बीच में लड़ा जाता है, देख रहे हैं 48 में खत्म हुआ, 49 में फिर शुरू हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये जो वॉर था ये किस घटना से इंस्पायर्ड था, क्या था कारण, ठीक है। तो ये जो है हैदराबाद के उत्तराधिकार से था, कर्नाटक एंड हैदराबाद के युद्ध से जो है
हाईली लिंक्ड था। बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसके नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखकर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और इस युद्ध की समाप्ति जो है इसका उत्तराधिकार सक्सेशन से जो है ये युद्ध प्रेरित था, ठीक है। इस युद्ध की समाप्ति 1754 में होता है, और कौन सा ट्रीटी से होता है? ट्रीटी जो है और रीजन जो है याद रखिएगा, कौन से साल में हुआ, कौन सा ट्रीटी हुआ और क्या कारण था वो याद रखेंगे। तो ट्रीटी जो है पौंडीचेरी की संधि के तहत जो है, पौंडीचेरी की संधि के तहत जो है ये युद्ध समाप्त होता है, ठीक है। और इसी युद्ध के दौरान 1749 में जो है अंबूर का युद्ध भी हुआ था। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन लड़ा, जब तक मरा नहीं तब तक जो लड़ते रहा, सीरीज ऑफ वॉर होता है, ठीक है। कर्नाटक युद्ध का जो है तीसरा युद्ध की बात करते हैं। कर्नाटिक वॉर, ये जो है लड़ा जाता है 1756 से लेके 1763 तक, ठीक है। तो क्या साल हो गया जी? 7 साल का हो गया ना, तो इसको 7 ईयर वॉर भी कहा जाता है, ठीक है। और इस सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति जो है 1763 में हुए पेरिस के संधि के तहत होती है। पेरिस की संधि और कहाँ से रिलेट करती है उसको भी थोड़ा एक साथ देख लीजिए। इसी नाम से और भी संधियां होंगी पहले। क्या? तो तृतीय युद्ध जो है ना पेरिस की संधि, एक्चुअली जो 7 ईयर वॉर था जो उधर भी चल रहा था, आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां भी चलेगा। तो इसके तहत जो है थर्ड कर्नेटिक वॉर भी समाप्त हो जाता है, 7 ईयर वॉर भी समाप्त होता है और थर्ड कर्नेटिक वॉर भी समाप्त होता है। अमेरिका आजाद हुआ था ना? हाँ सर, वही 7 ईयर वही बता रहे हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में से ये रिलेट होता है, ठीक है। वो तो 1773 76 वाले में ना, बोस्टन का वहां क्रांति जब हुआ था अमेरिका में। हाँ वही वाला कॉलोनी जब फ्री हो गया था तब, ठीक है। इसमें जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है एक फेमस युद्ध है, जिस पर जो कई बार प्रश्न जो है डिफरेंट एग्जाम में जो पूछा जाता है वो है वंडीवास का युद्ध, ठीक है। ये युद्ध कब हुआ था? 60 में हुआ था वांडीवास का युद्ध, 1760 में, जी, ठीक है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। इसमें जो ब्रिटिश अधिकारी कौन थे बार बार पूछा जाता है। और ये आयरकूट था, इधर से लाली था। हाँ ठीक है, तो आयरकूट था, ठीक है। और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन सा था? लाली, काउंट डी लाली, ठीक है। इसमें जीत किसकी हो जाती है? ब्रिटिशर्स की जीत हो जाती है और फ्रांस ईस्ट इंडिया की जो है हार हो जाती है। और माना जाता है कि जो कंपनी का पतन इसी युद्ध के बाद जो है होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था यूरोपियन कंपनीज के आगमन के बारे में कुछ जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा जो है हम कुछ और भी लिखे हुए हैं, ठीक है, कि प्रथम पोर्टुगीज फोर्ट्रेस जो है किसके द्वारा बनाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम किला कहाँ बनाया गया था? तो ये जो वाले में ना, हाँ जी, कोचीन में ना, हाँ कोचीन में जो है। अगर लिखना चाहे तो इसको हम लिख नहीं रहे हैं, बताइएगा कि फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट्रेस जो है भारत में बनाया गया था अल्बुकर्क के द्वारा 1503 में, ठीक है। और ये जो अल्बुकर्क जो है 1503 में जब ये किला बनाते हैं उस समय ये वाइस रॉय नहीं थे, फ्रेंच गवर्नर या वाइस रॉय नहीं थे अल्बुकर्क, ठीक है। तो अपना पर्सनल लेवल पर ये जो है 1503 में कोचीन में किला बनवाते हैं। उसके बाद बात आता है अल्मीड़ा का। अल्मीड़ा जो है 1505 में कन्नौर में एक पोर्टुगीज किला बनाते हैं, ठीक है। 1505 में कन्नौर में एक किला बनवाते हैं, ठीक है। 1534 के आसपास बंगाल के रूलर हुआ करते थे घियासुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। ये सब हम आपको बता रहे हैं घटना चक्र से। घियासुद्दीन महमूद शाह जो बंगाल के नवाब थे, वो जो है पुर्तगालियों को सतगांव में और चटगांव में जो है फैक्ट्री खोलने की इजाजत देते हैं 1534 में, ठीक है। किसको देते हैं? पोर्टुगीज को। कब देते हैं? 1534 में। 1534 में बंगाल के नवाब घियासुद्दीन महमूद शाह सतगांव और चटगांव में जो है पुर्तगालियों को फैक्ट्री खोलने की इजाजत देते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि हुगली को अपना बेस बना लेते हैं
और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जो है प्लंडरिंग एक्टिविटीज यानी कि लूट खसोट की घटना को अंजाम देते थे, जहाजों को लूट समुद्री लेते थे। लूटपाट करते हैं ये। हाँ ठीक है। समुद्री लूटपाट। कलकत्ता के फाउंडर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जॉब चार्नक थे। ठीक है, जॉर्ज ये जो थे, चार्नक। हाँ जॉब चार्नक जो थे कासिम बाजार फैक्ट्री के जो चीफ थे। ठीक है, यही जो है सूतानाती और वो जो 3 गांव बताया था उसको मिलाकर जो है कलकत्ता की स्थापना करते हैं। ठीक है, और इस कलकत्ता को हुगली के स्थान पर अपना मेन ट्रेडिंग सेंटर जो है व्यापार का केंद्र बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जॉब चार्नक ही थे जिसने कलकत्ता को एक ब्रिटिश की कॉलोनी या उसका बिजनेस के लिए एक केंद्र या बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात आती है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसके द्वारा शुरू की गई थी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है डचों के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा, इस सब पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, घटना चक्र में प्रीवियस ईयर में जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा। हाँ जी, जो छोटा फैक्ट है उसको बोलते हुए भी चले जाइएगा तो चलेगा। ठीक है, तो डचों ने जो है ग्रुप में डाल दीजिएगा, ये जो लिख रहा है ना ये वाला पेज। सब डाल रहे हैं हम, हर क्लास के बाद डाल रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर ले एक बार डचों के ट्रेडिंग सेंटर्स की, तो 1605 में डच जो है 1605 में मछलीपट्टनम में जो है अपना ट्रेडिंग सेंटर खोलते हैं। मछलीपट्टनम, ठीक है, मसूलीपट्टनम भी इसी को कह सकते हैं ना। 1616 में जो है ये लोग अपना खोलते हैं सूरत में। 1621 में डच लोग अपना खोलते हैं आगरा में, और 1632 में खोलते हैं पटना में। ठीक है, लेकिन किसी कारण बस ये क्लोज हो जाता है और वापस अगेन जो है ये लोग खोलते हैं पटना में 1638 में। ठीक है, भारत में व्यापार करने का चार्टर की बात करें तो बताइए कौन सी कंपनी थी जिसको भारत में सर्वप्रथम ट्रेडिंग करने का अधिकार मिला। पुर्तगाली को ना? नहीं, ब्रिटिश कंपनी का नाम बताइए, वो कौन सी ब्रिटिश कंपनी थी जिसको भारत में ट्रेड करने का, व्यापार करने का प्रथम अधिकार मिला। वही जो जमीन के रास्ते आने वाली थी, जमीन लैंड रूट वाला। यस, लैंड रूट वाला लेवेंट कंपनी। अगर पहला कंपनी पूछे, कुछ रूट नहीं मेंशन किया है तो लेवेंट कंपनी हो जाएगा। सी रूट पूछे तब ईस्ट कंपनी जो है ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ठीक है, इसको 31 दिसंबर 1600 को जो है 1601 से जस्ट प्रीवियस संध्या में इसको जो है अधिकार प्राप्त हुआ था, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज। ठीक है, और उस समय भारत का बादशाह कौन था 1600 में? अकबर। हाँ ठीक है। अच्छा, ये एक बार देख लीजिए कि अकबर के समय में कौन कौन यात्री आकर के उनसे मिलते हैं। ठीक है, और वो एक बार ये देख लीजिए, क्वेश्चन आया है अकबर के बाद करेंगे ना सर, तब उस टाइम हो जाएगा अकबर वाले में, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यूरोपीय कंपनी की अगर हम बात करें, ठीक है, सूरत देखिए अलग अलग जगह पे ना, इसको आपको अलग अलग डायमेंशन में पढ़ना, खाली फर्स्ट के टर्म में याद कीजिएगा तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात सूरत की कर ले, ठीक है, तो सूरत में कंपनियों का क्रम बताइएगा। सबसे पहले सूरत में किस कंपनी, कहाँ की कंपनी का खुला? सबसे पहले 1613 में जो है इंग्लिश का खुला है। पहला प्रयास। ठीक है, उसके बाद 1616 में यहाँ पे डचों का भी खुल जाता है। ठीक है, और उसके बाद 1668 में फ्रेंच का भी खुल जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिकली सूरत का बताया, यहाँ पे मैंने आपको स्पेसिफिकली डचों का बताया कि कहाँ पर ये लोग अपना पहला खोलते। ठीक है, सब आपको याद रखना पड़ेगा, तभी जो इफेक्टिवली क्वेश्चन भी कई रूपों में पूछता है। ठीक है, तो उसको उसी अकॉर्डिंग जो है आंसर करना पड़ेगा। बॉम्बे के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एच.एम. चार्ल्स द्वितीय जो थे, ठीक है, वो डॉरी के रूप में उनको प्राप्त होता है, फिर ये जो है 1661 में प्राप्त होता है और ये कंपनी को हैंड ओवर कर देते हैं 10 पाउंड पे। ठीक है, एक अंग्रेज अधिकारी कौन था जिसको औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था? ये चाइल्ड था। हाँ, तो जॉन चाइल्ड जो है, हाँ, जॉन चाइल्ड नाम का जो अधिकारी था। ठीक है, ये गवर्नर था, बेसिकली इंग्लिश कंपनी का गवर्नर था, जिसको औरंगजेब ने निष्कासित कर दिया था। क्यों निष्कासित किया था? क्योंकि इसने जो है बंगाल वाले एरिया में मुगल पोर्ट्स में जो है
को अटैक कर रिया था और हज के पिलग्रिम्स को जो है हज यात्री को जो है ना बंदी हाँ। बनाने का प्रयास किया था। पर भी जो है बंदी बनाने का इसको प्रयास इसको किया था, याद उसके ऐसे ऊपर भी कीजिएगा अटैक सर किया कि बच्चा बहुत नटखट है, ठीक है, इसलिए उसको दरबार से भगाया। और हाल ही में जो है ये क्वेश्चन आया भी था कहीं, शायद ये ऑप्शनल वाले में आया था क्या, हिस्ट्री के? ये कोई क्वेश्चन नहीं था, रहता तो बता देते। हाँ क्वेश्चन था शायद ये। ठीक है, अब पॉलिसी ऑफ टेकिंग पार्ट इन सर बंगाल में, सर सुनिए ना, बंगाल में जो इसको एक निशान प्राप्त हुआ था ना, बंगाल में जो इसको मिला था व्यापार करने के लिए 3000 का वार्षिक शायद किराया पे, वो कौन दिया था? बंगाल में दिया था ना, शाहसूजा शायद दिया था, शाहसूजा। वो आएंगे मैडम, अभी जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना आगे तो जो वार वगैरह आएगा उसमें भी ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये अंग्रेजों के कंपनी का आगमन का जो है सीक्वेंस थोड़ा सा हमने देख लिया था। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंच कंपनी, लुई कंपनी नेम कंपनी, ठीक है, ये सब हो गया। चलिए अब जो है हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कितना टाइम हो गया? 2:30 बज गया। ठीक है, अब हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि 18वीं सदी में मुगलों से स्वतंत्र हुए क्षेत्रीय राज्य, है ना, यह नवीन स्वायत्त राज्य जो है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, या ऑटोनोमस स्टेट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेडिवल हिस्ट्री के अंत में जो हम पढ़ते हैं कि मुगल बादशाह जो अंतिम स्ट्रॉन्ग मुगल बादशाह थे वो कौन थे? औरंगजेब थे। ठीक है, इनका निधन कब होता है? 1707 में। 1707 ईस्वी में जो है इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो जब तक ये स्ट्रांग थे, तो जब राजा स्ट्रांग रहता है ना, तो जो उनके प्रांत होते हैं या प्रोविंसेस या सूबा जो होते हैं वो भी जो है जुड़े हुए अटैच रहते हैं। लेकिन जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी अथॉरिटी होती है वो कमजोर पड़ते हैं, तो जो स्टेट्स होते हैं वो अपना मनमानी करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि एक्शन लेगा चाहे नहीं लेगा, अपना मनमौजी करना स्टार्ट होता है और उनकी टेंडेंसी होती है सेसेशनिस्ट टेंडेंसी उनकी बढ़ जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था लेटर मुगल पीरियड में भी। जब औरंगजेब के निधन के बाद तो जो लेटर मुगल्स थे, बाद के जो मुगल्स थे, वो उतने स्ट्रांग नहीं थे। ठीक है, वो ठीक से अपना शासन प्रशासन कर नहीं पा रहे थे, कंट्रोल स्थापित रख नहीं पा रहे थे। तो इसी क्रम में जो कुछ राज्य हैं जैसे कि बंगाल, अवध और हैदराबाद, ठीक है, इन राज्यों का उदय हुआ। पहले ये राज्य जो है मुगलों के अधीन थी, लेकिन बाद में ये लोग क्या करते हैं कि अपना अलग राज्य जो है, ऑटोनोमस राज्य जो है, वो स्वायत्त राज्य बना लेते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे इनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंगाल के बारे में। ठीक है, बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ मुगलों के द्वारा नियुक्त किया हुआ अंतिम गवर्नर जो था, जैसे आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना ठीक है बादशाह होता था और हर राज्य को गवर्न करने के लिए लोग राज्यपाल या गवर्नर की नियुक्ति किया करते थे। तो मुगलों के द्वारा अपने कंट्रोल के तहत जो अंतिम गवर्नर जो है नियुक्त ये लोग करते हैं मुगलों के द्वारा, मुर्शीद कुली खां था ना? मुर्शीद कुली खान, ये मुर्शीद कुली खान थे। ठीक है, ठीक है, और इसको जो है 1700 ईस्वी में जो है बंगाल का दीवान घोषित किया गया था, नियुक्त किया गया था। और जब चल के 1700 के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, बंगाल में स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, 1707 के बाद इसकी मृत्यु के बाद क्या करते हैं, स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लेते हैं। ठीक है, मुर्शीद कुली खान क्या करता है, उस समय तक क्या था कि जब ये लोग रूल कर रहा था मुगलों के अंदर, तो इसका बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी। लेकिन ये क्या करता है कि 1722 में मुर्शिदाबाद नामक शहर का स्थापना करता है और उसको अपना राजधानी बना लेता है 1722 में। ठीक है, मुर्शिदाबाद की स्थापना करते हैं और उसको कैपिटल बना लेते हैं। ठीक है, उससे पहले राजधानी ढाका हुआ करती थी। ठीक है, अब बंगाल जब मुगलों से स्वतंत्र हो गया तो उसका ठीक है ढाका स्थानांतरित करके जो है ढाका से मुर्शिदाबाद बना दिया गया। मुगल बादशाह जो फारूक सियर था, ठीक है, वो क्या किया, ध्यान व्यान दिया नहीं, कुछ कार्रवाई किया नहीं, बोला ठीक है बना लिया बना लिया। वो क्या किया कि उड़ीसा का सूबेदारी भी जो है मुर्शीद कुली खान को दे दिया। ठीक है,
फारुखसियर, ये क्या करता है, उड़ीसा को भी ट्रांसफर कर देता है मुर्शीद कुली खान को। ठीक है, मुर्शीद कुली खान जो है एक ऋण देना, लोन जो है देना प्रारंभ करता है, जिसको कहते हैं तकाबी ऋण। ठीक है, मतलब अच्छा सुल्तान, अच्छा नवाब था, जनता का जो है ध्यान रखता था, तो किसानों को, छोटे किसानों को, गरीब किसानों को खेती वेती करने के लिए लोन देता था, जिसको तकाबी ऋण कहते थे। ठीक है, और इसकी वसूली करने को लेकर जो है एक प्रथा शुरुआत करते हैं। ठीक है, जिसको इजारेदारी प्रथा कहते हैं। ठीक है, इसकी तकाबी ऋण की वसूली के लिए इजारेदारी प्रथा का शुरुआत इन्होंने किया था। जब तकाबी ऋण क्या होता है सर? तकाबी ऋण अभी बताया कि जब किसानों को, जो भूमिहीन, सॉरी, जो गरीब किसान है, ठीक है, खेती अच्छे से कर सके उसके लिए एक ऋण, लोन देते थे, उसको तकाबी ऋण कहते थे। ठीक है, तो जैसे गरीब अभी किसानों को किसान दिया जाने वाला किसान ऋण नहीं दिया जाता है, ईयरली वाला पीएम फार्मर मोदी लोन है, फार्मर लोन अच्छा, है। खेती करने के लिए सहायता के तौर पे, जी ठीक है सर। जी, ठीक है। मुर्शीद कुली खान जो है अल्पकालिक होता था वो ऋण, अल्पकालिक। हाँ, अल्पकालिक ऋण था, शॉर्ट टर्म लोन था जी। तो मुर्शीद कुली खान जो है बंगाल में जब अपना स्वतंत्र शासन की स्थापना कर लेते हैं, तो जो मुगल शासक थे वो तो कुछ नहीं करते हैं खास, लेकिन कुछ ऐसे नेता सब थे जो इसका विरोध करते हैं। सीताराम राय, सुजात खान, निजात खान इत्यादि के नेतृत्व में जो है एक विद्रोह होता है, जिसको जो है मुर्शीद कुली खान आसानी से दबा देता है। ठीक है, अब शासन प्रशासन करते हुए जो है मुर्शीद कुली खान का निधन हो जाता है 1727 में। ठीक है, निधन जो है 1727 में हो जाता है। उसके बाद जो है इनका उत्तराधिकारी बनेगा, गद्दी पर बैठता है, नवाब की गद्दी पर बैठता है उनका दामाद। इनका नाम क्या था? इनका नाम था सुजाउद्दीन। ठीक है, सुजाउद्दीन जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, प्रैक्टिकली बिहार का विलय जो है बंगाल में कर लेते हैं। ठीक है, बिहार मर्ज्ड इनटू बंगाल। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि बिहार का जो है उप सूबेदार बनाते हैं अलीवर्दी खान को। अलीवर्दी खान को। जी, ठीक है, तो जब तक था सुजाउद्दीन तब तक तो ठीक था। ठीक है, जब सुजाउद्दीन भी मर जाता है तो गद्दी पर बैठता है इसका बेटा। ठीक है, जिसका नाम था सरफराज खान। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अयोग्य व्यक्ति था। ठीक है, रिक्वायर्ड स्किल नहीं था कि वो शासन प्रशासन को कंट्रोल कर सके, और ये विलासी प्रवृत्ति का था। ठीक है, क्या साला राजा है, हमको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसके खिलाफ कर देता है विद्रोह। कौन? ये अलीवर्दी खान। तो विद्रोह करेंगे, और ये नवाब है, अयोग्य है, तो क्या सरफराएगा तो युद्ध होगा। तो इनके बीच में हो जाता है युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? गिरिया का युद्ध होता है इनके बीच में। गिरिया का युद्ध 1740 में। ठीक है, 1740 में किसके किसके बीच में होता है? सरफराज खान के बीच में और अलीवर्दी खान के बीच में। अलीवर्दी ठीक खान है, के बीच और में इस होता है। युद्ध में कौन सा युद्ध हो जाते हैं? सरफराज खान वर्सेस अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान के बीच में, और ये जीत जाता है, ये हार हो जाता है, और अलीवर्दी खान जीत के बन जाता है बंगाल का नवाब। ठीक है, नवाब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं थोड़ा डिटेल में अलीवर्दी खान के टेन्योर को। ठीक है, जो 1740 से लेके 56 तक जो है रूल करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि बंगाल बनते हैं, कहते हैं मुगलों को ऐसा साला नहीं देंगे तुमको हम कर। ठीक है, अब मुगल चूंकि इतना इफेक्टिव था नहीं, कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, तो कुछ कर भी नहीं पाया। तो उस कर का इस्तेमाल जो है, ये जो है टैक्स देना कर दिया बंद। ठीक है, और इस टैक्स का इस्तेमाल जो है बंगाल के डेवलपमेंट में इसने किया।
ठीक है। अब चूंकि उसको टैक्स देना नहीं पड़ रहा था तो पैसा खूब बच गया, तो इतना डेवलपमेंट किया कि बंगाल का जो है, बंगाल को जो भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ठीक है, बंगाल बिकेम दी स्वर्ग ऑफ इंडिया, हेवन ऑन अर्थ। स्वर्ग ऑफ इंडिया मतलब हेवन इन इंडिया। ठीक है, भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ठीक है, ये जो थे अलीवर्दी खान योग्य शासक थे। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के पोटेंशियल को समझते हुए जो है उसकी तुलना ये मधुमक्खी से करते हैं और कहते हैं कि अंग्रेज जो है मधुमक्खी की तरह है, उसको अगर ना छेड़ा जाए तो वह शहद देती है, और अगर छेड़ दिए तो काट काट कर खा जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि छेड़ा ना जाए तो एकदम बिल्कुल छोड़ ही दिए। ये जो क्या करते हैं कि अंग्रेजों को जो है कलकत्ता का किलाबंदी करने से रोक देते हैं। अंग्रेज जो है कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन करना चाह रहे थे, किलाबंदी करना चाह रहे थे, उसको रोक देते हैं। और फ्रांसीसी थे, फ्रेंच थे, वो चंद्रनगर का किलाबंदी करना चाह रहे थे, ये उसको भी रोक देते थे। समझ रहे थे कि भाई तुम किलाबंदी कर लेगा तो तुम पर चढ़ाई कैसे करेंगे, बाद में मुश्किल हो जाएगा, वो समझ रहे थे बात को। ठीक है, ठीक है, स्ट्रांग थे, बंगाल को काफी डेवलपमेंट कर दिए। लेकिन उसी समय में आपको याद होगा कि 1740-1750 का वो युग था कि दक्कन क्षेत्र में एक और पावर का उदय हो रहा था। वो पावर कौन सी थी दक्कन क्षेत्र में? मराठा। ठीक है, मराठा का। हाँ, तो उसी समय में अलीवर्दी खान के समय में जो है मराठों का आक्रमण होता है। ठीक है, और कितना भी डेवलप कर लिए और सुंदर सा शहर बना लिए हो, लेकिन सेना जो है मराठों की बहुत मजबूत थी, लड़ते झगड़ते ही लोग रहते थे, एकदम वॉर प्रिपेयर्ड आर्मी थी मराठों की, तो मराठों की जीत होती है। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट था अलीवर्दी खान भी, तो वो कर लेता है उससे संधि। बोला कि हमारा नवाब पद चला जाए, इससे अच्छा है कि समझौता क्यों ना कर लिया जाए। तो वो क्या करते हैं कि उड़ीसा का क्षेत्र मराठों को दे देते हैं एज ए ट्रीटी, और 6 लाख रुपया वार्षिक देना भी स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो मराठों का जो है आक्रमण होता है, और जो है सर उसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? नहीं। हम्म। अभी थोड़ा देर का ब्रेक लेंगे। ठीक है, तो मराठों का आक्रमण होता है और जो है उड़ीसा का जो है क्षेत्र उसको दे देते हैं। ठीक है, और 6 लाख रुपया जो है पर ईयर जो है उसको देना स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, और इनका अलीवर्दी खान का भी निधन जो है 1756 में हो जाता है, और इनका उत्तराधिकारी बनता है, सुजाओ दौला। ठीक है, सिराज उद दौला। ठीक है, सिराज सुराज। ठीक है, हम जो है करेंगे 1 मिनट, 5-10 मिनट में, और कुछ डॉक्यूमेंट वाला काम है वो करना है, तो ओके तब तक सर। आप लोग कुछ कीजिए, हम 10 मिनट में फिर कनेक्ट करते हैं। और इसके आगे जो है हम सिराजुद्दौला पढ़ेंगे, अली नगर की संधि पढ़ेंगे, प्लासी का युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद का संधि, अवध, हैदराबाद। कोशिश करेंगे कि आज जो है जो स्वायत्त राज्य है उसको कंप्लीट कर ले। ओके। 30 मिनट में 30 मिनट में कनेक्ट हो जाइए फिर से, ठीक है? सर से पूछ लीजिए 30 मिनट में अगर फ्री हो जाते हैं, ठीक 30 है, मिनट में कनेक्ट हो जाइए, और जो जो काम होगा जिसका कर लीजिए, रेगुलर चलते रहेगा। ठीक है, ये वीडियो जो अभी हुआ है ना, हम लोग जो कर रहे थे, ये सारा अपलोड होगा अभी यूट्यूब पे। ठीक है, वो साथ में दोनों ये मर्ज कितना बजे से सर? आप कितना बजे से? आएंगे आधा सर, घंटा बाद, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया। आधा घंटा या 10 मिनट बाद मैसेज कर देंगे वो, ठीक है? आकर के उसको कंप्लीट कर लेंगे स्वायत्त वाला। ठीक है, जब तक अगर किसी के पास टाइम है तो या इस वीक वाला जो करंट अफेयर था वो करवा दीजिए।
इस वीक का करंट अफेयर, तो करंट अफेयर इनके पास होगा ना, जिया मैम के साथ, तो इनके अथर सर के पास होगा। एक बार चेक कीजिए सर, नहीं है तो फिर डाउनलोड कर लो, यस डाउनलोड करके पूछ लो, पूछ ही लो निकाल के डाउनलोड कर। नहीं तो एक काम करो, ऐसे तो रुको, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।